ओके गाइस, आज हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सिविक्स का जो है 4th चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी आप देखे होंगे जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में अक्सर न्यूज़ में पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक पार्टियों के बारे में हमेशा न्यूज़ में छाए रहता था, ठीक है। तो एक नज़र से देखा जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह से थे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के एक चांस भी हमारे पास है, और दूसरा ये हमारे सिलेबस से भी रिगार्डिंग है, ठीक है। तो हम दोनों नज़र से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब होता है कि हम इसमें ये सीखेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये राजनीतिक पार्टियाँ क्या हैं, इनकी हमारे देश में क्यों ज़रूरी है, वाई आर दिस नेसेसरी, इनकी क्यों ज़रूरी है हमें, यानी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन क्या है, कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें यह सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पार्टी को, राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टी के सामने कोई चैलेंजेस हैं या नहीं है। अगर है चैलेंजेस तो उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, उसे कैसे सही किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर ऐसे देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि लोगों का समूह होती है, जैसे 100 लोग, 200 लोग, 50 लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं। इस पार्टी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पार्टी बनाते हैं और यही पार्टी बनाकर क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जीतते हैं और जीत कर यही, अगर जीत जाते हैं तो यही सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो यही जो है मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। तो बीजेपी क्या की इस बार, आपने देखा कि उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट हुए, उसके बाद वे जीते, जीतने के बाद क्या किया, उन लोगों ने सरकार बनाया, ठीक है। तो यह एक राजनीतिक पार्टी है। अब सवाल ये होता है सर व्हाई इज़ इट नेसेसरी, ये पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरी क्यों है, आखिर क्यों ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टी का अगर लीजिएगा तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रोमोटिंग द कलेक्टिव गुड। इसका मतलब अगर देखा जाए, ये हमारे समाज के लिए कोई अगर प्रोग्राम करते हैं, ये बनाते हैं, हमारे लिए कोई स्कीम भी लाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए योजना भी बनाते हैं, ठीक है। और यही गवर्नमेंट जब फॉर्म करते हैं तो हमारे लिए ये काम भी करते हैं, ठीक है। इसलिए एक ज़रूरी होती है। साथ ही दूसरा जो अगर कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है, आइए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर आपको समझाते हैं, अगर डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है। अब यह समझते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज एक डेमोक्रेसी कंट्री है, अगर डेमोक्रेसी कंट्री है तो आप ही जानते होंगे कि सर डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी, तो एक डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर्स क्या होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो आप ही सोचिए कि भारत भी एक देश, भारत भी क्या है, एक जो डेमोक्रेसी कंट्री है। तो डेमोक्रेसी कंट्री में जो गवर्नमेंट बनी है, तो गवर्नमेंट में जो रूलर है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो जनता के द्वारा कैसे चुना जाएगा, तो जनता के द्वारा चुनने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जनता के चुनने के लिए इसका मतलब यह है किसी न किसी को चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। तो चुनाव में खड़ा होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक पार्टी बनानी पड़ेगी, तभी तो वो चुनाव में खड़ा होंगे और वो फिर जीतेंगे, तो फिर वही गवर्नमेंट बनाएंगे, और वही गवर्नमेंट जो बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हमारा लोकतंत्र है। तो आप ही सोचिए, इसका मतलब कि एक डेमोक्रेसी कंट्री में पार्टी जो है ज़रूरी होती है, तभी हमारे रूलर्स इलेक्टेड किए जाएंगे। साथ ही दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि अगर एक डेमोक्रेसी कंट्री में पार्टी ही एक जो है इनविजिबल इंस्टीट्यूशन होता है, इनविजिबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो पारदर्शी, आपको वो दिखाई देता है। आप गांव में यहाँ चले जाइए, आप पूछिएगा, अगर पूछ सकते हैं किसी से पूछिएगा कि क्या आप इस मंत्री को जानते हैं, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, कोई नहीं बता सकता।
लेकिन अगर आप पार्टी का पूछिएगा कि क्या आप इस पार्टी को जानते हैं, तो तुरंत बता दिया जाएगा कि हाँ ये ऐसी पार्टी है, वो ऐसी पार्टी है, तो उससे एक पहचान बन जाती है। तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए, ये समझ लेते हैं लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स, तीन होते हैं। लीडर्स यहाँ पर देखिए, अब इसको भी ऐसे हम समझते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हम समझते हैं। फिर से देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए तीन कंपोनेंट्स होना जरूरी होता है, तभी वो पार्टी चल पाती है। पहला क्या जरूरी है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमें लीडर्स का होना जरूरी है। लीडर्स, कोई नेता होना चाहिए, उस पार्टी को जो लीड करने वाला कोई होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष है, तो उसको लीड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम लोग को एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स का मतलब क्या है कि उसमें जो है काम करने वाले लोग होने चाहिए, आपकी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, आपके पार्टी के पक्ष में खड़ा होने के लिए, मतलब एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। तो वहीं तीसरा हमें क्या चाहिए, तो इसमें फॉलोवर्स होना चाहिए कि आपके पार्टी के जो है फॉलोवर्स हों, कुछ जो है उस पार्टी को फॉलोवर्स हों। ये तीन कंपोनेंट्स होना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी के तीन कंपोनेंट्स होना जरूरी है। पहला लीडर्स, दूसरा एक्टिव मेंबर्स और तीसरा फॉलोवर। ये तीन आपके होने जरूरी है, तो आपकी राजनीतिक पार्टी रन कर पाएगी। और नहीं तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देखे होंगे, एक आपको याद होगा बीएसपी, ठीक है, एक आपको बीएसपी आपको पार्टी याद होगी, एक बीएसपी पार्टी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर देखिए, ये बीएसपी पार्टी, ये बीएसपी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिनका लीडर जो है मायावती जी, तो ये मायावती जी जो थी, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो है वो लीडर थी। इनके क्या थे, तो ये लीडर थी, ध्यान दीजिए, ये लीडर थी। और इनके जो एक्टिव मेंबर्स, मैंने क्या कहा, किसी भी पार्टी के तीन चीज़ें होने जरूरी होते हैं, ठीक है। ये लीडर होना जरूरी है, एक्टिव मेंबर्स होना जरूरी है और फॉलोअर्स होना जरूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे इसी बहुजन समाज पार्टी का लीडर मायावती जी पूरी तरह से साइलेंट हो गई, तो पार्टी खत्म। एक्टिव मेंबर भी साइलेंट हो गए, खत्म। फॉलोवर्स, इनके जितने फॉलोवर्स थे वो भी धीरे धीरे साइलेंट हो गए। आज आपको बहुजन समाज पार्टी बहुत कम दिखेगी। अभी आप लोकसभा चुनाव में, लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपको क्या देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुई, उस बहुजन समाज पार्टी की जो लीडर मायावती जी थी, ये तीनों चीज़ों को खो दी उन्होंने, लीडरशिप, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर, जिसकी वजह से आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हुई। इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये तीन कंपोनेंट्स का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं कि जब हम ये देख लेते हैं एक साथ, आप बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी के तीन होने जरूरी होते हैं, लेकिन क्या आप हमको समझा सकते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज, आप जिस तरह बताए कि सर व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, क्या है पॉलिटिकल पार्टी, बनती कैसी है, पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो सर ये पॉलिटिकल पार्टी के काम क्या होते हैं हमारे देश में, आखिर इसके काम क्या है। आइए इसके फंक्शन को जानते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन, पहला, अब यहाँ पर हम लोग एक एक समझेंगे। पहला क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी का पहला फंक्शन यह है, कोई भी राजनीतिक पार्टी, आपने ही कोई राजनीतिक पार्टी बना लिया, तो उसका काम क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी है, आपने राजनीतिक पार्टी बनाई है, तो राजनीतिक पार्टी का मैंने क्या पहले डिस्कस किया था कि राजनीतिक पार्टी का मतलब बहुत सारे समूह, बहुत से लोगों का जो है एक झुंड होता है, ठीक है, वो एक राजनीतिक पार्टी कहलाती है। तो वह राजनीतिक पार्टी का पहला क्या होगा कि कंटेस्ट इलेक्शन एंड गेट इलेक्टेड, मतलब उस राजनीतिक पार्टी को चुनाव में पार्टिसिपेट होना, पार्टिसिपेट होने के बाद चुनाव में जीतना, और जीतने के बाद क्या करते हैं, वो सरकार बनाते हैं, ठीक है। इनका यही काम होता है। यहाँ तक कि देखिएगा कुछ देशों में चले जाइएगा कि हाँ वो पार्टी से चुनाव कौन लड़ेंगे, तो कुछ देशों में जैसे अमेरिका जैसे देश में, जैसे मैंने देखिए ना अमेरिका में चले जाइएगा, तो अमेरिका में केवल उनके सपोर्टर, जो उनके सपोर्टर होते हैं, तो सपोर्टर डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। जबकि इंडिया जैसे देश में चले जाइए, देखिए इंडिया के इमेज दिए, इंडिया जैसे देश में चले जाइए, तो यहाँ पर जो है जो पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं, जो ऊपर वाले लीडर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेंगे। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का पहला कार्य ही होता है कि राजनीतिक पार्टी अपनी कैंडिडेट्स के थ्रू
चुनाव लड़ाती है। हाँ, कुछ देशों में ये उनके सपोर्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन चुनाव में कंटेस्ट करेगा, जैसे अमेरिका। तो वहीं दूसरा इंडिया में अगर चले जाइए तो इंडिया में पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं वो टॉप लीडर ही डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। जैसे हम लोग सीट के लिए बात करते हैं कि इस सीट से ये चुनाव लड़ेंगे, इस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, तो जो पार्टी के हेड होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं। ये पार्टी का पहला काम कि इलेक्शन में कंटेस्ट करना। पार्टी का दूसरा काम, दूसरा फंक्शन क्या है, तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टी का दूसरा काम क्या है कि पार्टी जो है जनता के सामने बहुत सारी पॉलिसीज रखती है, बहुत सारी प्रोग्राम्स रखती है, ठीक है। राजनीतिक पार्टी का ये पहला काम होता है, उसमें वोटर्स सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए लाभकारी ऑप्शन दे रही है, उसी पार्टी को ये लोग वोट देते हैं। तो राजनीतिक पार्टी का दूसरा काम यही होता है कि बहुत सारा पॉलिसी और प्रोग्राम रखता है। चलिए अब देखिए, दूसरा फंक्शन में हमने ये बात कर लिया कि राजनीतिक पार्टी का क्या दूसरा कार्य है, तो पॉलिसी और प्रोग्राम रखना। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने सुना होगा ना न्यूज़ में, कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी रखी थी 8500 खटाखट 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 खटाखट, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरा फंक्शन होता है। आते हैं देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। अब जैसा कि इमेज में देख रहा है ना, हमने पार्लियामेंट का एक इमेज लिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि राजनीतिक पार्टी के जितने भी चुने हुए कैंडिडेट्स हैं सब यहीं पर बैठते हैं। सब बैठने के बाद क्या करते हैं कि किसी भी कानून को बनाने के लिए चर्चा की जाती है, कोई भी लॉ बनाने के लिए, कोई भी सिस्टम बनाने के लिए ये लोग चर्चा करते हैं। जो भी चीज़ कमियां होती हैं, जो अच्छाई होती है, वो सभी चर्चा करके पूरे फिल्टर करके ये लोग कानून बनाते हैं, जिस कानून पर पूरा देश चलता है, जिस सिस्टम पर पूरा देश चलता है। तो पार्टियां चुनाव जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाकर या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर ये क्या करती हैं, हम लोग के लिए लॉ बनाती हैं, कानून बनाती है। ये हमारा फंक्शन नंबर 3 है। इसके बाद फंक्शन नंबर 4, फंक्शन नंबर 4 में पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। आप देख सकते हैं हमने इमेज में क्या बनाया कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हाथ वेव कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अभी 2024 का जो चुनाव हुआ ना, उसमें ये बीजेपी पार्टी जीत गई। तो जीतने के बाद क्या करेगी, वो जीती, तो जीतने के बाद तो बीजेपी क्या एक पार्टी है, तो वो पार्टी के ही सारे कैंडिडेट जीते ना, तो पार्टी जीत गई। तो जीतने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब हम लोग सरकार बनाएंगे। तो ये राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है, और सरकार बनाने के बाद ये लोग क्या करेंगे, जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे और बैठकर हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए सिस्टम बनाएंगे, हमारे लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन नंबर 5। अब देखिए 5 में क्या है, 5 तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी देश के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस दिन ये नहीं रहेगा ना, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, ठीक है। आज जैसे बीजेपी था ना, बोलता कि मुझे मेजोरिटी 400 पार चाहिए, 400 पार मेजोरिटी मिल जाती ना, तो वो अपनी इच्छा से और भी कुछ बहुत सारी, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं बट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत सारे ऐसे लॉ सिस्टम बना लेते, ठीक है। लेकिन अपोजिशन पार्टी होती है ना, तो हम लोग की कुछ जैसे पब्लिक की जो इच्छा होती है, जो उनकी मतलब कह सकते हैं उनकी थिंकिंग है, उनकी इशू हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपोजिशन पार्टी इशू करती है। तो फंक्शन नंबर 5 कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अपोजिशन का मतलब विपक्ष का, कि विपक्ष का मतलब जैसे आप पार्लियामेंट में जैसे गए तो एक समय रूलिंग है, रूलिंग का मतलब जीती हुई पार्टी ने सरकार बनाई है। दूसरी पार्ट जो पार्टी है ना, उसमें से वो हारी हुई पार्टी है। तो हारी हुई का मतलब क्या है कि उसने पूरा नहीं जीता है, बस 50-100 कुछ जीते हैं, ठीक है। तो वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। वो अपोजिशन पार्टी जो है हम रोल प्ले करती है कि जैसे कोई कानून बना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मतलब कि रूलिंग पार्टी ने ये कानून बना दिया कि आपकी गाड़ी अगर पकड़ी जाएगी तो हेलमेट पर 1000 लगेगा, 1000 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा, ये कानून बना दिया। लेकिन वहीं पर अपोजिशन पार्टी रहेगी तो तुरंत विरोध करेगी कि नहीं, कोई गरीब आदमी है, सब्जी ले जाने वाला, दूध बेचने वाला, वो कैसे 1000 रुपया देगा, वो कैसे फाइन भरेगा, और वो नहीं दे पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपोजिशन पार्टी उसको कहेगी कि नहीं, प्लीज़ फाइन को कम करिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई कानून होती है ना, तो रूलिंग और अपोजिशन जब होती है ना, तो कानून थोड़ा फिल्टर्ड होकर आती है। पब्लिक के जो इशू होते हैं ना, तो पब्लिक इशू को पहले नंबर रेज करता है ये अपोजिशन पार्टी। तो पार्टी ही जो होती है जो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो कहीं पर भी अपोजिशन का होना जरूरी होता है। ये हमारे 5 फंक्शन हो गए। अब आते हैं, देखिएगा
फंक्शन नंबर 6। अब 6 पर आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन 6 क्या है। तो पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन बाय रेजिंग इशू इन द पार्लियामेंट इन देयर फेवर। वाह, कोई राजनीतिक पार्टी ही होती है, जब देखिए वो जीत कर गए तो भी पार्टी ही जीत कर गई, हार कर गए तो पार्टी ही गई है। तो वो राजनीतिक पार्टियाँ, ये राजनीतिक पार्टी ही होती है जो कोई भी जनता की कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जनता के लिए क्या चाहिए, जनता के लिए क्या सही होना चाहिए। हमारे पास किसान है तो किसानों को एमएसपी कैसे देना चाहिए, हमें मतलब लोग वर्कर्स हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट में पार्टी ही ये मुद्दा उठाती है। अब मुद्दा उठाने के बाद जो सिस्टम बन सके, जो ये स्कीम प्रोग्राम बन सके, वो तय किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ बनता है, ये पब्लिक ओपिनियन उठाते हैं, ठीक है। इसके बाद 7 क्या दिया है, 7 क्या दिया कि एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। मतलब क्या होती है कि अब सोचिए कि अगर हम हैं, जैसे हम हैं, क्या हम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। लेकिन अपने यहाँ की जो लोकल लीडर है ना, लोकल लीडर के पास हम अपने प्रॉब्लम को ले जाएंगे और लोकल लीडर क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो ये क्या होता है कि वो राजनीतिक पार्टी के ही ना लोकल लीडर हमारे पास हैं, तो उनके द्वारा हमारी बात वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फंक्शन है, जैसे हमने देखे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दिया है ना, ये सारी चीज़ें, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करके अपनी बात उठा सकती है। तो ये राजनीतिक पार्टियों के 7 फंक्शन है जो हमारे देश में करते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर राजनीतिक पार्टी कोई बनाइए तो आप समझिए कि आपके ये 4 कारण जरूरी है कि सर ये क्यों जरूरी है बताइए। तो इतना काम आपने बता दिया तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों जरूरी है। तो देखिए लिखा हमने, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ मैकेनिज्म to support or restrain the government, make policy, justify or oppose work as a mechanism to support or restrain government, make a policy and justify or oppose them। मतलब पॉलिटिकल पार्टी से अगर देखा जाए अपोजिशन के रूप में भी काम करती है। अरे ऐसे भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना कि वाई इज इट नेसेसरी, क्यों जरूरी है, तो अभी हम लोगों ने 7 फंक्शन पढ़ा ना, वो 7 फंक्शन को ही हम लिख दें अगर तो जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है। तभी हमने आपको क्या बताया कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, वही सरकार बनाती है, हमारे अपोजिशन का रोल प्ले करती है, हमारी प्रॉब्लम इशू जो है उठाती है, हमारे लिए लॉ और सिस्टम बनाती है, ठीक है। दिस आर, ये आप कह सकते हैं दैट्स वाई दिस आर नेसेसरी, ये कह सकते हैं इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है, ठीक है। अब ये हम समझ गए कि सर, हम ये भी समझ गए चलिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, हमने उसके कार्य को भी समझ लिया। लेकिन सर ये बताइए कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तरह की हैं, कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसी नहीं कि पार्टियों की कमी है, नहीं बहुत सारे। हमने अभी आपको बताया ना आर्टिकल 19 के द्वारा, आर्टिकल 19 के बी के द्वारा आप भी चाह जाए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, संघ, समूह, संगठन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी, आइए इसको समझते हैं। सॉरी क्यों जरूरी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तरह की है। तब देखिए कितनी तरह की है, पहले ये समझते हैं। तो इससे समझने से पहले ये ध्यान देंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी है, कि सर हम तो समझ गए फंक्शन, बट ये बताइए कि हमारे पास कितनी तरह की पार्टी होनी चाहिए, कैसी पार्टी होनी चाहिए। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम का मतलब कि सर किसी कंट्री में केवल एक ही पार्टी हो, जैसे चाइना, चाइना में केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, बस एक ही पार्टी है। लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं हुआ, डेमोक्रेसी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रूलर्स है ना वो जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। तो कोई जरूरी है कि हम उसी पार्टी को चुनेंगे, दूसरे पार्टी को भी चुन सकते हैं, उसको भी चुन सकते हैं, अलग को भी चुन सकते हैं। तो इसका मतलब वो एक ही पार्टी है, तो वहां पर आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो 1 पार्टी सिस्टम इन कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, क्या ऐसा पार्टी सिस्टम होनी चाहिए? क्या सर हम लोग के देश में 2 पार्टी सिस्टम होनी चाहिए? 2 पार्टी सिस्टम की मतलब कि जहाँ 2 पार्टी हो, जैसे यूएसए अमेरिका में है 2 पार्टी है, वहाँ पर आप उनको वोट दीजिए चाहे इनको वोट दीजिए, 2 ही पार्टियाँ, 2 पार्टी सिस्टम। एक मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया, इंडिया में आप चले जाइए, इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडिया में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम अब जैसे वो मल्टी पार्टी सिस्टम समझाते हैं, इंडिया में क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हो, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, हमारी बात को समझिएगा ध्यान से, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी जो है 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक, देखिए जब भी दो या दो से अधिक जो है, दो या दो से अधिक या 10-20 छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक बड़ी पार्टी बनाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं, उसे अलायंस पार्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बीजेपी को क्या बोलते हो? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया क्या है? एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। अभी आप जैसे अभी देखे होंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें क्या बना था? इंडिया एक गठबंधन बनी थी, सभी विपक्षी पार्टी वाले मतलब एक संगठन बनाए थे। तो आप उसको क्या बोलोगे? अलायंस पार्टी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां मिल गई थी। कभी कभी क्या होता है ना, एक कोलिशन वाली भी सरकार, सुन लीजिए, एक कोलिशन वाली सरकार क्या होती है कि जब दो पार्टी या तीन पार्टी, दो पार्टी या तीन पार्टी मिलकर जब सरकार बनाती है ना, उसे संयुक्त सरकार कहते हैं, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जब दो पार्टी तीन पार्टी, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, तो एक पार्टी, दो पार्टी और तीन पार्टी, जब ये तीन पार्टियां मिलकर बनाती है ना, उन्हीं को संयुक्त सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ समझ सकते हैं। तो ये सारी सिस्टम आपको इंडिया में देखने को मिलाएंगे, अलायंस सिस्टम भी, कोलिशन गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आप समझ गए, इसका मतलब हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन ये बताइए मल्टी पार्टी सिस्टम में हमारे यहाँ कितने तरह की पार्टियां हैं? तो हमारे यहाँ दो तरह की पार्टियां आपको दिखाई देने को मिलेंगी, ठीक है। दो तरह की पार्टियों का मतलब, जैसे देखिए, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी। अब समझिएगा नेशनल पार्टी क्या होती है और स्टेट पार्टी क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल पार्टी क्या होती है? तो अगर आपकी भी पार्टी होगी ना, तो आप पहले समझिएगा कि सर मेरा नेशनल पार्टी किससे बन सकता है? मैं भी अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना चाहता हूं। जब नेशनल पार्टी होगी ना नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर होगा तो मैं भी नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ूंगा, अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाऊंगा, और यहाँ तक कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं भी प्रेसिडेंट डिसाइड करूंगा। तो आप नेशनल पार्टी कैसे बनाएंगे? क्या होना चाहिए? तो नेशनल पार्टी के लिए दो ऑप्शन है। अगर लोकसभा का चुनाव हो, देखिए लोकसभा का चुनाव सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, और देखिए यहाँ तक पहले ये समझ लीजिए, सिक्योर्स एटलीस्ट 6%। आपको जो है, जैसे लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में अगर आपने 6% वोट लिया, ठीक है, 6% वोट लिया, साथ ही 4 सीट अगर आपने जीत लिया, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जानी जाएगी, या वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जानी जाएगी। दूसरा, या अगर असेंबली इलेक्शन, समझिएगा दो बातें हैं यहाँ पर, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दो बातें हैं, समझिएगा, यहाँ पर दो बातें हैं बाबू, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमने कहा कि अगर 6% आपको वोट मिल जाए, ठीक है, अगर आपको 6% वोट मिल जाए, ये 6% वोट मिल जाए, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में अगर 6% वोट मिल जाए प्लस 4 सीट मिल जाए, तो वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? दो बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, सर राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी किसे कहेंगे? तो नेशनल पार्टी उसे कहते हैं जो पार्टी लोकसभा की चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट, साथ ही 4 सीट अगर जीती हो, तो वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है। या फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ हो, उसमें अगर उसने 4 सीट जीत लिया हो, 4 राज्यों में या फिर कहीं भी 4 सीट अगर जीत लिया हो, तो उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, वो नेशनल पार्टी कहलाती है, ठीक है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, यहाँ देख सकते हैं हमने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बताया, ये सभी क्या है? नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। आते हैं राष्ट्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी, स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी किसे कहते हैं? तो स्टेट पार्टी का मतलब एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 6 सीट। मतलब वह पार्टी जो 6%, ठीक है, 6%, वह पार्टी जो 6% वोट और साथ ही 2 सीटें जीती हो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के चुनाव में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट पार्टी। तो हमारे कंट्री में जो है आपको 2 तरह की पार्टियां दिखाई देंगी। एक आपको क्या दिखाई देगा? एक आपको दिखाई देगा नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी, और दूसरी रीजनल जो है, बहुत सारी क्षेत्रीय छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य ये 2 पार्टियां। अब इस 2 पार्टियों से अब इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ नेशनल पार्टी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ स्टेट पार्टी को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यही हमारे आगे में दिया है। तो अब कुछ नेशनल पार्टी, देखिए यहाँ लिखा है ना, मेजर नेशनल पार्टीज। अब कुछ नेशनल पार्टी, मुख्य नेशनल पार्टीज कौन है?
इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला हम बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ममता दीदी का। ये ममता दीदी का पार्टी है, ठीक है। ऐसे भी ये ममता दीदी का वेस्ट बंगाल में आप जानते भी हैं, इनकी बोलबाला बहुत तेज़ है, इनको इतना हराना आसान नहीं है। बीजेपी ने एक बार नहीं दो बार, जिस समय बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी ना, उस बार भी बीजेपी ने जो है वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से अपनी जो है कहा जाए तो कोशिश किया, लेकिन तो भी नहीं चल पाया। इस बार भी चुनाव में किया लेकिन नहीं चल पाया। इसलिए आप कह सकते हैं कि ममता दीदी जो है वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से पकड़ बनाई है, ठीक है। आ जाइए, तो पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को देखते हैं। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को देखते हैं कि कब बना था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये पार्टी लॉन्च ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। यह पार्टी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था या लॉन्च हुआ था, ठीक है। इस पार्टी को अगर चले जाइए 2016 में नेशनल पार्टी माना गया था। हमने अभी बताया ना नेशनल पार्टी के कौन कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाता है। इस पार्टी का अगर सिंबल देखिएगा तो फ्लावर्स और ग्रास है। इस पार्टी को अगर चले जाइए तो यह पार्टी सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। यही नहीं, इस पार्टी को अगर चले जाइए वेस्ट बंगाल में 2011 से समझिए, और अभी जो पूरी पकड़ कहाँ बना रही है, अरुणाचल प्रदेश में। यही नहीं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को चले जाइए तो ये जो इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014 इट गॉट 3.284% ऑफ वोट्स एंड ऑन 34 सीट्स मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। सोच लीजिए, समझिए कितनी लार्जेस्ट पार्टी है। 34 सीटें जीती थी विधानसभा में। 2014 का जो है विधानसभा का जो जनरल इलेक्शन हुआ, ये इन द जनरल इलेक्शन, ठीक है, हेल्ड इन 2004, जो 2014 में आम इलेक्शन हुआ ना, उसमें से 34 सीटें ये जीती थी। सोच लीजिए, 4th लार्जेस्ट पार्टी है ये लोकसभा की। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला हम अपनी नेशनल पार्टी को जानते हैं, तो हमारी पहली नेशनल पार्टी क्या दिया हुआ है, तो पहला नेशनल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी यह पार्टी। यह पार्टी अगर चला जाए 2016 में चुनाव में भारी मत से जीतने पर नेशनल पार्टी का दर्जा ली। यही नहीं, इस पार्टी को अगर चला जाए तो यह पार्टी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में इस्टेब्लिश पार्टी है। ममता दीदी आज भी वहाँ पर पूरी पकड़ बना रखी है इनकी पार्टी, ठीक है। दूसरा पार्टी देखते हैं, दूसरा पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अभी हमने ममता देखा, अब माया देखते हैं, ठीक है। तो अभी माया दीदी को देखते हैं, तो अभी इसमें देखते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के अगर चले जाइएगा, ये उत्तर प्रदेश का जो समझिए ये दलितों की पार्टी, ST SC जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो होता है ना, उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है जब मायावती दीदी थी। आज तो पूरी तरह से हमको लगता है उनकी अवस्था, या आप कह सकते हैं शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से हमको लगता है कि उतने अब एक्टिव नहीं है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है ये, ठीक है। तो आइए बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का अगर देखा जाए 1984 में ये बना था। ये 1984 में जो है काशीराम की लीडरशिप में यह पार्टी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी। ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को सपोर्ट करती है, जैसे दलित को, आदिवासी को, OBC को और भी रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये पार्टी सपोर्ट करती है। यही नहीं, इस पार्टी को अगर देखिएगा सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ओप्रेस्ड पीपुल, जो भी समाज के प्रताड़ित लोग होते हैं ना, चाहे लोअर लोग, उन लोगों को ये पार्टी सपोर्ट करती है। ये पार्टी अगर चला जाओगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अपनी मतलब कह सकते हो कि धौस जमा रखी है। यही नहीं, उसके पड़ोसी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन क्षेत्रों में भी इस पार्टी की बोलबाला है। इस पार्टी को अगर चले जाओ, ठीक है, यहाँ देखो, फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। BSP पार्टी बहुत बार जो उत्तर प्रदेश में दूसरे पार्टियों को सपोर्ट करके बहुत बार सरकार में भी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि BSP पार्टी का सिंबल क्या है, हाथी छाप, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सर बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है काशीराम के द्वारा सन 1984 में स्थापना किया गया था। यह पार्टी जो है दलितों, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या आदिवासियों की पार्टी है। यह पार्टी सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड लोगों को, प्रताड़ित लोगों को या लोअर के लोगों को सबसे ज़्यादा ये सपोर्ट करती है। यह पार्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पकड़ बना रखी है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इसके बाद
इस पार्टी, इसके बाद बीजेपी पार्टी, इसकी तो हिस्ट्री ही अलग है। अगर हम आपको बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं खैर मैं बता भी दूंगा, ठीक है। बहुजन, देखिए भारतीय जनता पार्टी, आते हैं भारतीय जनता पार्टी का, इसका कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। मैं आपसे सोचूंगा कि 2 मिनट टाइम ले लूँ, ठीक है। अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आप सोचूंगा, आने तो फिर आप वीडियो फॉरवर्ड करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं इतिहास बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको इतिहास बताने की कोशिश करना। भारतीय जनता पार्टी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ कहानी होती है 1950, 1950, 1950 के समय जब जो है यहाँ पर नेहरू लियाकत, ये ध्यान दीजिएगा, 1950 में जब नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ, तो नेहरू लियाकत अली समझौता में सबसे ज़्यादा अगर नाराज़ हुए थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इतने नाराज़ हो गए कि नाराज़ होने के बाद, चूँकि उस लियाकत अली का जो मतलब डिमांड था ना, वो डिमांड पूरी तरह से मुस्लिम फेवर में था, जिसकी वजह से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज़ हो गए। और नाराज़ होकर उसी समय वो छोड़कर वहाँ से चले गए। आज जाकर उन्होंने जो है 1951 में इन्होंने जनसंघ नाम की पार्टी बनाई थी। ये जनसंघ नाम की पार्टी बनाई थी। यही जनसंघ जो पार्टी बनाई थी, तो जनसंघ पार्टी बनाई थी, तो वो पार्टी में अपने हिंदू कल्चर को लेकर, भारत की जो प्राचीन कल्चर है उस कल्चर को पकड़ने की, उस कल्चर की वजह से पूरे हिंदू को सपोर्टर पार्टी इन्होंने बनाने की कोशिश की और पूरा प्रचार किए। ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। 1953 में जो है इनका निधन हो गया। इनके निधन होने के बाद जो है, देखिए 1953 ये डेड कर गए, मर गए। इनके मरने के बाद अगर देखा जाए 1953 से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपने जो मुगल सराय जंक्शन नाम सुना है ना, तो मुगल सराय जंक्शन जो है वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो नाम रखा गया है ना, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसी जनसंघ पार्टी का मतलब संभाला कार्यभार। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कार्यभार संभाला ना, इस पार्टी को कुछ दिन तक ले गए, लेकिन अपना खींचतान के ले गए, लेकिन कोई उतनी नहीं थी जितनी कांग्रेस पार्टी की बोलबाला थी। जितनी कांग्रेस पार्टी की बोलबाला थी उतना इनका बोलबाला नहीं था। लेकिन 1966 और 1967 के समय यहाँ पर 2 इनको लीडर सबसे बड़े मिले थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी और कौन मिले थे? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी, ये 2 व्यक्ति। इन्होंने जो इस जनसंघ पार्टी, ध्यान दीजिएगा अभी जनसंघ पार्टी ही कह रहे हैं हम, जनसंघ पार्टी का इन्होंने कार्यभार संभाला। लेकिन हुआ क्या कि 1975 के समय में सोनिया गांधी ने जब जो है इमरजेंसी लगा दिया इंडिया में, उस समय यह पार्टी बहुत तेजी से, समझिए, विरोध करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से यह पार्टी अब धीरे धीरे पॉपुलर होने शुरू हो गई थी, पूरी तरह शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन 2 साल के लिए लगा था 77। 1980 में यही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस के साथ और भी दूसरे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर इन्हीं लोगों ने पार्टी बनाया, जिसका नाम रखा गया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में जब यह भारतीय जनता पार्टी बनी, तब देखिएगा यह पार्टी कब लोकप्रिय हुई, जब 1990 से 92 का इतिहास पढ़िए, 1990 से 1992। उस समय क्या था कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर ये लोग, हिंदू रिलीजन का क्या था कि वहाँ पर हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, ठीक है। उसी मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा मुद्दा बना ली। अब उसी मुद्दा को बनाकर उसने क्या कर दी, क्या मुद्दा बनाने के लिए, तो उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने क्या कर दिया कि इसी मुद्दा को लेकर उन्होंने सोमनाथ से लगाकर अयोध्या राम मंदिर के लिए इन्होंने यात्रा निकाला था। अब वही यात्रा पहुंचा था, तो उस समय 92 के समय, 92 के समय, उसी समय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने परमिशन दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू मारे गए थे। इसलिए बार बार न्यूज़ में ये सब छाया रहता है। उस समय ये बीजेपी पार्टी पूरी तरह से पॉपुलर हो गई, पूरी तरह से पॉपुलर हो गई। उसी समय लाल चौक पर जो है नरेंद्र मोदी को यात्रा निकाले थे, जम्मू कश्मीर लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ सकें ना कैसे ये पार्टी बनी, बीजेपी पार्टी। तो ये पार्टी इसी चीज़ को, हमें उम्मीद है ये समझ में आया। और आपको ज़रूरत होगा तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी कैसे बनी,
तो देखिए हमने बताया बीजेपी पार्टी 1980, कहानी बताया ना 1980, फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आ गया ना बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। हमने बताया ना कि 1950 में, अभी जस्ट समझाएं, अभी आपको जस्ट समझाएं कि बीजेपी पार्टी कैसे बनी। तो बीजेपी पार्टी 1950 में, ये ध्यान दीजिएगा, 1950 में 1950 में जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ तो नेहरू लियाकत समझौता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नाराज हो गए, और नाराज होकर ये कहाँ चले गए थे, नाराज होकर चले गए और जाकर 1951 में इन्होंने जनसंघ पार्टी बनाया। अब उसी जनसंघ पार्टी, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? चलिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी। तो भारतीय जनता पार्टी सन 1950 में नेहरू लियाकत समझौता से नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में जनसंघ पार्टी बनाए, और वही जनसंघ पार्टी को आगे जाकर 1980 में बीजेपी पार्टी कहा गया या बीजेपी पार्टी बनी। ठीक है, अब समझ में आ गया शॉर्ट में, नहीं तो फिर आप रिकैप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यह पार्टी अगर चले जाइएगा तो हमेशा किसको सपोर्ट करती है, इंडियाज एंशियंट कल्चर, भारत की प्राचीन जो सभ्यता है ना उसको मानती है, हिंदू को, सनातन धर्म को ये सबसे ज़्यादा पार्टी मानती है। ठीक है, यही अगर देखा जाए, जैसे देखिए वैल्यू एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटरगल, हमने अभी बताया ना दीनदयाल उपाध्याय का, अभी बताए हैं, वीडियो रिकैप करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। यह पार्टी को और चले जाइएगा लोकसभा में 2014 से लगाकर अभी तक भी रूलिंग पार्टी है, अभी भी शासन में चल रही है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है, सीपीआई। तो यह पार्टी के अगर चले जाइएगा, यह पार्टी सन 1925 में बनी थी, 1925। सोचिए, जहां 1922 में जब स्वराज पार्टी बना, ठीक उसके बाद यह पार्टी बनी थी 1925 में। 1925 ये पार्टी को चले जाइएगा, यह पार्टी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, ये डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा बिलीव करती है पार्टी सीपीआई। ठीक है, यह पार्टी जो है कम्युनिज्म का पूरा कह सकते हैं कि अपोज करती है। इस पार्टी चलिए एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड पुअर। इस पार्टी को चले जाइएगा, सबसे ज़्यादा वर्कर्स लोगों की पार्टी कह सकते हैं आप, यह पार्टी को फार्मर की पार्टी आप कह सकते हैं। इस पार्टी को आप कह सकते हैं कि सर ये पूरी वर्किंग क्लास पार्टी है, हाँ पूरे लेबर की ही पार्टी आप इसे कह सकते हैं, ये सीपीआई ऐसी पार्टी। इसीलिए इसका सिंबल आप देख रहे हैं ना कैसा है, ये आप देख सकते हैं इसका सिंबल कैसा है, ये फार्मर वाली पार्टी है। ठीक है, या अगर इस पार्टी का अगर लीजिएगा तो यह पार्टी केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा आपको केरला में ये दिखाई देगी पार्टी। यह पार्टी को अगर चले जाएगा, इट सिक्योर लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट इन द 2000 लोकसभा इलेक्शन। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में तो बीजेपी पूरा मेजोरिटी में थी, इन लोगों को कोई नहीं सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो ये सीपीआई पार्टी है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद है सीपीआईएम। ये सीपीआईएम क्या है? ठीक है, तो सीपीआईएम का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखिएगा इसके आगे लिखा रहेगा मार्क्सिस्ट। इसका मतलब यह है कि यह पार्टी सीपीआईएम पार्टी ये 1964 में बनी थी। यह पार्टी चलिएगा, यह मार्क्सिज्म या लेनिज्म को सपोर्ट करती है पार्टी सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस पार्टी को अगर चले जाइएगा, यह पार्टी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इम्परलिज्म। इम्परलिज्म का सबसे ज़्यादा बड़ विरोधी है कौन? सीपीआईएम। ये सीपीआईएम अगर पार्टी अगर चले जाइएगा, किसको सपोर्ट करती है ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है ना सोशलिज्म, समाजवादी विचारधारा की है। यह पार्टी पूरा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, समझिए वो उस तरह की पार्टी है। ठीक है, इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी। हम आपको इसमें लंबा नहीं पढ़ाएंगे ना, तो इसका भी हिस्ट्री आपको बता देते हैं। 1885 से लगाकर 1939 तक कब सेशन हुआ, कौन बैठे, ये सब हम उसको एक पार्ट में बता देंगे। खैर आ जाइए नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इस समय नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, जो 2024 की लोकसभा चुनाव हुआ ना, इसमें खटाखट के चक्कर में बढ़िया से जीत गई है। ठीक है, हाँ ये इस बार पार्टी है, आप भी खटाखट करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट। इसके बाद देखिए, यह पार्टी अगर चले जाए, यह पार्टी अगर चला जाए सबसे ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है, क्योंकि यह पार्टी जो है 1885 में ही बनी थी। सोच लीजिए, यह हाँ लॉर्ड डफरिन जब थे ना, लॉर्ड डफरिन के समय यह पार्टी बनी थी 1885। ये समय क्या था कि एओ ह्यूम नाम के व्यक्ति थे, एओ ह्यूम ने जो है मतलब इस पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, क्या वो नहीं बताएंगे उतना।
1885 में बनी थी। यह पार्टी अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगर जाइएगा तो ये पूरी तरह से सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया खड़ा करना चाहते थे। पूरा जो धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक देश जो बनाना चाहते थे, उस उद्देश्य से यह पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया था। यह पार्टी अगर चले जाइएगा, अभी बताया ना इतिहास कुछ देर पहले 1975 से 77 इमरजेंसी लागू हुआ था, अभी तो बताया आपको। तो 1977 तक ये पूरी तरह से रनिंग में रहा, लेकिन 80 से 89 तक, अभी बोला ना 1980 में क्या हुआ, बहुत सारी छोटी पार्टियों को मिलाकर बीजेपी पार्टी बन गई थी, तो उस समय ये हो गया था। ठीक है, आफ्टर 1989 इट सपोर्ट्स डिक्लाइन, धीरे धीरे ये पूरा विलुप्त होता है चला गया। लेकिन 2024 में आकर थोड़ा सा आज बेचारा उभर गया, मतलब समझिए विलुप्ति था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। इस 1885 में ध्यान दीजिएगा, यह पार्टी जो अगर देखा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, यह पार्टी सबसे ज़्यादा क्या मॉडर्न सेकुलर रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक खड़ा करने में लगे थे उस तरह से। ठीक है, यह पार्टी को आप देख सकते हैं 1977 तक कंटिन्यू में रहा। ठीक है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होते चला गया, लेकिन अब फिर 2024 में ये ऊपर आ गया है। इसके बाद जितना है मैं उतना ही बता रहा हूँ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्या है? ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्या है? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, NCP है। आप कभी देखे होंगे महाराष्ट्र में एक खड़गे साहब होंगे, उनका ऐसे थोड़ा मुंह ऐसे है, ठीक है, वो देखिएगा, वो NCP उन्हीं के सबसे सपोर्टर लीडर हैं। अक्सर आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा कौन पार्टी के कौन लीडर हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पार्टी कब बनी थी? 1919 में। NCP कब बनी? 1999 में बनी थी। ठीक है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी थी, कांग्रेस पार्टी से टूटकर ही यह पार्टी बनी थी NCP। ठीक है, यह पार्टी को अगर चला जाए, यह पार्टी डेमोक्रेसी को और गांधी सेकुलरिज्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, यह पार्टी को चले जाइएगा तो ज़्यादा दूर तक बोलबाला नहीं है, महाराष्ट्र में इसकी बहुत अच्छी बोलबाली है, बहुत तेज़ी से महाराष्ट्र में इसका बोलबाला है। ठीक है, ठीक है, ये अगर पार्टी को अगर चले जाइएगा, महाराष्ट्र में जो है बहुत बार जो है दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर, मान लीजिए 2-4 सीट ये पार्टी जीत गई, तो जीतने के बाद क्या करती है ना कि दूसरे के साथ मिलकर चली जाती है। अभी जैसे इंडिया का गठबंधन हुआ ना 2024 के लोकसभा इलेक्शन, नहीं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मिल गई थी, मतलब क्या था, कांग्रेस था, जदयू थे, राजद थे, यही NCP था, बहुत सारी पार्टियां मिलकर इन्होंने गठबंधन का नाम रखा था इंडिया, उसमें ये भी पार्टी थी। अब वही 1-2 सीट जीते तो वो लोग साथ खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से आज उस गठबंधन की बहुत ज़्यादा है बोलबाला। लेकिन आज सरकार नहीं बन सकती, बनेगा तो अपने ही में ही सब बच जाएंगे। आज जो इंडिया गठबंधन बनी है ना, तो अपने में ही अब आज सरकार बनाने के लिए बोल दिया जाए तो वह पार्टी बोलेगी कि मेरे वाले को मंत्री बनाइए, वो बोलेगा कि मेरे वाले को मंत्री बनाइए, वो बोलेगा कि मेरे वाले, आपस में ही लड़ने लगेंगे, फिर टूट जाएंगे, वो एक में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, आज ये स्टेट पार्टी, हमने स्टेट पार्टी पर यहाँ दोनों में डिफरेंस शो कर दिया कि नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है। आप पुश करके इसको चाहे तो लिख सकते हैं। तो स्टेट पार्टी क्या होती है? द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टेट पार्टी इज लिमिटेड टू द स्टेट और रीजन। कोई भी स्टेट पार्टी ना अपने राज्य और अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है, जबकि ये पूरे देश में होती है। राष्ट्रीय पार्टी, स्टेट पार्टी इज आर इंटरेस्टेड ऑन प्रोमोटिंग रीजनल स्टेट इंटरेस्ट। स्टेट पार्टी को चलिए ना तो उस क्षेत्र का, उस राज्य का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसमें वो लोग सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं। इसके बाद अब पार्टी अच्छा ये बता दिए थे कि वह पार्टी जो 6% वोट और 2 सीटें जीती हो ना, उसे राज्य पार्टी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये आपको हम बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्टी, अब इस पर आ जाते हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से हमारे बुक्स में दिया हुआ है, आप बुक्स में पूरी तरह से मैप पढ़िए। जैसे बिहार का आपका देखिए यहाँ लिखा ना, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी 1998 में बनी थी। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में बना, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी। यहाँ पर 1999 जनता दल, ये पार्टी है जनता दल, नीतीश कुमार जिसको हम लोग पलटू चाचा बोलते हैं, उनकी पार्टी 1999 में बनी थी। 98 में लालू प्रसाद यादव, 99 में जनता दल, दोनों आगे पीछे ही हैं, इसलिए हमेशा दोनों साथ ही चलते हैं, क्योंकि दोनों आगे पीछे ही रहते हैं। और आज भी देखिएगा तो पूरे बिहार में दोनों पार्टी के आगे पीछे ही चलते हैं, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि बिहार की 2 सबसे राज्य पार्टियां, एक है जनता दल यूनाइटेड और एक राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, एक राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जो 1998 में बनी थी
और 99 में जनता दल यूनाइटेड बनी थी। दोनों आगे पीछे ही बनी थी और आज भी देखिएगा तो दोनों आगे पीछे ही चलते हैं, कभी साथ चलते हैं, कभी आगे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ राज्य की पार्टियां हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग लास्ट की ओर चल रहे हैं, बस लास्ट की ओर पहुंचने वाले हैं। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। देखिए अब हम लोग मेन चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब ख़त्म होने वाला है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के समय लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। इस देश में तो आप डेमोक्रेसी देख रहे हैं कि जनता अपने लीडर को चुन रही है, लेकिन एक पार्टी के अंदर ये कभी नहीं होता है कि अपने कौन से रहेंगे टॉप लीडर, ये कभी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी, उनके पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती कोई पार्टी का। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर एंड डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन नहीं होता है कि भैया हम लोग इलेक्शन करते हैं, हम लोग इतने सदस्य हैं ना, 1000 सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, और आज इलेक्शन करते हैं कि हमारे पार्टी का लीडर कौन रहेगा, हमारे पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा, हमारे पार्टी का टॉप लीडर कौन रहेगा। ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से जो लीडर होते हैं ना, टॉप लीडर, अपने मन का निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये होता है सबसे बड़ा चैलेंजेज है हर पार्टी में। आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, बीजेपी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, जदयू ले लीजिए, राजद ले लीजिए, हर एक राजनीतिक पार्टी में आपको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम दिखाई देगी। इसके बाद दूसरी चैलेंज क्या है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में ना आपको डायनेस्टिक सक्सेशन मिलेगा। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, खानदानी। खानदानी का मतलब क्या होता है, वंशज। जैसे आप कांग्रेस को ले लीजिए, आप जनता दल यूनाइटेड नहीं, हाँ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल को लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल में क्या है, लालू प्रसाद यादव बने, लालू प्रसाद यादव के बाद क्या, उनके बेटा तेजस्वी बने, फिर उनके बाद उनके बनेंगे। आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। ये क्या है, कोई पार्टी ना अपनी परिवार से ही जोड़ के रखी रहती है, हमेशा उसके परिवार के ही लोग जो है हमेशा टॉप पर रहते हैं, किसी दूसरे को अवसर नहीं देते हैं। ये भी एक पार्टियों के सामने ना बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, कि कोई अच्छा रहता है ना तो भी हम लोग चुन नहीं पाते हैं कि यार ये तो अलग पार्टी है, क्या हम सिलेक्ट करें। तीसरा इसमें देखिएगा, अगला दिया कि द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। पार्टियों के सामने तीसरी बड़ी चुनौती यह होती है मसल्स एंड मनी पावर। मसल्स एंड मनी पावर का क्या होता है, तो मसल्स, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो ना, जिस राजनीतिक पार्टी में आप चले जाइए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो पैसा दे देते हैं। ठीक है, उनके पास मसल्स पावर होता है, तो पैसे के बदौलत चुनाव में उनको सीट दे दी जाती है, वो चुनाव लड़ने शुरू कर देते हैं। किसी अच्छे आदमी को कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये राजनीतिक पार्टियों के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मनी एंड मसल पावर। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। चौथा हमारी प्रॉब्लम क्या है, पीपुल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स। हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों के सामने ना हम लोग चुन ही नहीं पाते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है। वो भी राजनीतिक पार्टी में देखते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल हैं, करप्टेड लोग हैं, इस पार्टी में भी वैसे ही लोग हैं, उस पार्टी में भी वैसे ही लोग हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ, और हर पार्टी में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है पार्टियों के सामने, जो कभी सिक्योर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये चैलेंजेज है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, इसके बाद सवाल ये होता है कि सर तब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, हम इसे कैसे दूर करें। तो देखिए, इसमें दूर करने के लिए हम लोग दो तरीका, एक सिस्टम ऑलरेडी बनाया गया है, दूसरा क्या है कि हमारी कुछ सजेशन भी रहेगी। क्या रहेगी, ध्यान से देखिएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। मतलब यह है कि अगर जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर दिया गया कि कोई भी एमएलए होता है ना, जैसे एमएलए हुआ, एमपी हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, आज चुनाव जीते और तब तक से पता चला कि किसी ने पैसा दे दिया, उधर आप पलट गए, तो सरकार बनी, बिगड़ गई। लेकिन ना अब यह सिस्टम बदल गया है कि अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी लीडर, कोई भी लीडर, ठीक है, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के अगर लीडर जीतते हैं और जीतने के बाद अगर वह पार्टी चेंज करते हैं, ठीक है, पार्टी चेंज करते हैं, तो फिर से उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह सिस्टम बन चुका है। अब पैसे पर आप बदल नहीं सकते हैं, इसे फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगला दिया है
कि द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। मतलब जो क्रिमिनल सिस्टम या जो पैसे की लेन देन चल रही है ना, इसको कमी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। क्या पास किया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो ना, आज जो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चुनाव लड़ना चाहती है, ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग राजनीतिक पार्टियों को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक आदेश पारित कर रखा है कि किसी को भी अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ते समय उस राजनीतिक पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को क्या करना होगा, उनको जो है अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल्स, यहाँ तक कि कोई भी क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट है तो उनको जो पूरी तरह से एक एफिडेविट या डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। तीसरा हम लोग को क्या है, सुधार किया गया है, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन ने तीसरा सुधार यह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी चुनाव लड़ना है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी कैंडिडेट्स हों तो चुनाव लड़ने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक जो है जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है तो वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको देना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, देखिए पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कैसे सुधार किया जाएगा, तो सुधार करने के लिए 3 जो है स्टेप लिए गए हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन सुधार की गई है जिसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी बदलना चाहते हैं तो पैसे से नहीं बदल सकते हैं, अब बदलना है तो उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खुद आदेश दे दिया है कि आपको